सबसे पहले थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को रिपीट करते हैं। हमने उसमें देखा था कि हम एक क्लास अगर कोई बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का नाम है कार, ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैं कुछ भी नहीं डालना चाहता। देखते हैं क्या होता है। हम अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कार, तो क्या होता है? कोई एरर आता है? एरर आ गया, अनरिजॉल्व सिंबल। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे VAL लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये इंसर्ट में कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू CAR, ठीक है। देखते हैं, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है मेरे पास एक कार जिसके अंदर कोई मेंबर वेरिएबल या फंक्शन ना हो। ये लाइट ऑफ करते हैं, पीछे सबसे पीछे वो ब्लू बटन है ना। तो ये हमारे पास एक वैलिड क्लास है। अगर इसको मैं कंसोल पे रन करके इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो कार का अपना ऑब्जेक्ट बनेगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ज़रा सा आज डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं। अगर मैं नोटपैड में ये क्लास बना देता हूँ, लेट सपोज क्लास कार और फंक्शन मेन, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज करता हूँ कॉटलिन के अंदर, लेट सपोज टेस्ट डॉट KT के नाम पे, ठीक है, या कोड डॉट KT कर लेते हैं, मेरा सोर्स कोड है, ठीक है। इधर हम आते हैं अब CMD में, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आप देखिए इसमें पास कोड डॉट KT मौजूद है, ठीक है। मैं बाकी सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ। मैं डेल स्टारिक डॉट क्लासेस डिलीट कर देता हूँ। मैं डेल स्टारिक डॉट जावा को अभी नहीं डिलीट करता, ये मैंने आपको इसमें कुछ दिखाना था। और डेल मैथमेटिक्स डॉट KT। तो मेरे पास इस वक्त हार्ड ड्राइव में क्या पड़ा हुआ है? कोड डॉट KT। ये एक एक्स्ट्रा फाइल है जावा वाली, इसको फ़िलहाल इग्नोर करें, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ कॉटलिन C, ठीक है, कोड डॉट KT। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे जब आप काम करेंगे उसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो में या किसी ID के अंदर, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन ये समझाने के लिए कि असल में हो रहा क्या होता है, देखिए ये आपका कोड है, साथ कोड भी खोल लेता हूँ मैं। ये आपका कोड है, इस कोड को देखें, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। एक फंक्शन मेन है और एक क्लास है। कॉटलिन क्या करता है, इसको इसकी अलहदा से क्लास बना देगा इसके नाम के साथ, फंक्शन मेन, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बन जाता है, और इसको अलहदा बना देगा। देखिए जब मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्टरी देखता हूँ तो आप देखें कार की उसने क्लास बना दी है, इस कार की उसने खुद ही क्लास बना दी है, और इस कोड के अंदर इसने साथ लिख दिया KT डॉट क्लास, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। समझ आ रहे हैं? तो ये खुद, तो अगर मैंने इस प्रोग्राम के अंदर 4 क्लासेस बनाई हो तो ये उनको एक्सट्रैक्ट करके उनकी 4 क्लास फाइल्स बना देगा, जो कि बिल्कुल सेम क्लास फाइल्स होंगी जैसी जावा की होती हैं। तो आप जावा के साथ उनको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास सिंपल क्लास बन गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस कार के अंदर कोई प्रॉपर्टी हो, फॉर एग्जांपल इस कार का कोई नाम हो, तो हम जावा वगैरह के अंदर यहाँ पे वेरिएबल्स बना देते थे कि स्ट्रिंग इसके अंदर नेम है और फिर स्ट्रिंग इसके अंदर मॉडल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं करते, आप इसके वेरिएबल्स यहाँ पे बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस क्लास के अंदर मैं वेरिएबल्स जो हैं उनको मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। तो आप कर लेंगे वेरिएबल नेम और वेरिएबल मॉडल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है
उसके अंदर 2 वेरिएबल जा रहे हैं, जबकि यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर में कितने वेरिएबल भेज रहा हूँ? 0। तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट करेगा। तो पहला काम हम ये करते हैं कि पहले हम इसको मैच करते हैं, फिर हम देखते हैं इसका हल क्या होगा अगर कोई इस तरह से भेजता है। तो पहली चीज़ तो ये कि अभी हमारे पास टेक्निक ये हो गई है कि मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल भेजने हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ टोयोटा, तो वो इसमें आ जाएगा, और अगर मैं कहता हूँ साथ आ जाए 1999 मॉडल, तो वो उठ के इसमें आ जाएगा। मैं चाहता हूँ जो ही मेरी क्लास बने तो ये इनकी वैल्यूज प्रिंट भी कर ले, तो उनको हम एक ख़ास पोर्शन में लिखते हैं इनिट। इनिट क्या करते हैं, जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑब्जेक्ट, तो ये इनिशियलाइजेशन का फंक्शन चलाता है। तो हम इसमें कह देंगे प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम कह देंगे नेम जो है हमारे पास वो है डॉलर नेम एंड मॉडल इज इक्वल टू डॉलर मॉडल। ठीक है, देखते हैं काम करते हैं नहीं, साथ देश लिखना होगा नहीं, ट्राई करते हैं। हाँ, मैंने क्या गलती की है? नहीं, मैंने इधर कोई गलती की होगी। हाँ, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे देनी है, और सॉरी कंट्रोल एस दबा देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे कोई गलती की है, हाँ ठीक है। गलती ये है कि आपको यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका एक रूल बताया था, जब भी आप वेरिएबल इसका बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल नंबर, और आप इसको वैल्यू अभी नहीं दे रहे, तो या तो आप इसको इस तरह से करें इज इक्वल टू 10, आपने इनिशियली वैल्यू दे दी है तो इसकी टाइप भी डिफाइन होगी। अगर आप अभी शुरू में नहीं दे रहे तो फिर मस्ट है कि आप इसको बताएं कि ये इंटीजर है। ठीक है, इस रूल के मुताबिक आप यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं दे रहे अभी। जब आप नाम नहीं दे रहे तो फिर आपने बताना है कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं क्या आता है, और उसने नेम टोयोटा और मॉडल 1999 कर लिया। ठीक है, डॉलर के साथ क्या करते हैं, वो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देता है। डॉलर को देख के कहते हैं किसी वेरिएबल का नाम है। तो मैंने एक काम तो कर लिया है कि मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी ने जब तक 2 वैल्यूज देगा मेरा कंस्ट्रक्टर काम करेगा। लेकिन लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 2 है, और वो बंदा कहता है कि मैं फ़िलहाल, मुझे नहीं पता इस कार का नाम क्या होगा, मॉडल क्या होगा, मैं इसको खाली छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके लिए मस्ट है कि मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एक और वर्जन हो। आपको याद होगा हम कहते थे जब 2 फंक्शन ऐसे हों जिनके पैरामीटर्स डिफरेंट हों, और जब आप कॉल करो उसको तो वो उस फंक्शन को कॉल करे जिसके साथ पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। याद है, सबको याद है। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्टर के साथ ये करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट का फ़र्क है, और लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर का और उसका नाम, क्लास का नाम सेम होता है। यहाँ पे हम जब दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, कि मेरा कंस्ट्रक्टर एम्प्टी है, लेकिन मुझे साथ इसको इसके साथ इस मेन कंस्ट्रक्टर के साथ अटैच करना ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि इसके साथ तुम मेन कंस्ट्रक्टर को अटैच करो, और मेन कंस्ट्रक्टर में नाम भी खाली छोड़ दो और मॉडल भी खाली छोड़ दो। तो ये खाली आके इसमें चला जाएगा एम्प्टी, और ये एम्प्टी इसमें आ जाएगा। या आप इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं कि अगर कोई कुछ ना लिखे तो आप कह दें नो नेम डिफाइंड, और साथ लिख दें नो मॉडल डिफाइंड। ठीक है, अब देखें इस सेकंड वाले के केस में क्या लिखेगा, नेम नो नेम डिफाइंड एंड मॉडल नो मॉडल डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये वाला काम करता है, तो ये आके देखता है कि भाई इसके अंदर तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो इन दोनों कंस्ट्रक्टर में देखता है कि किस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है, तो इस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है, इसको कॉल करते हैं, और इसको कॉल करते साथ ही इसके साथ ये चेन हुआ है, अटैच हुआ है, ये वैल्यू चली जाती है स्ट्रिंग में, ये वैल्यू चली जाती है इसमें, और ये वाला कंस्ट्रक्टर रन करता है। अल्टीमेटली आपका फाइनली ये वाला कंस्ट्रक्टर रन कर रहा होता है। ठीक है, और जब ये कंस्ट्रक्टर रन करता है तो आपके इन दोनों मेंबर वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज नो नेम डिफाइंड और नो मॉडल डिफाइंड आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो पूछें।
दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो पेपर में आपको अगर क्वेश्चन आते हैं कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग के ऊपर एक एग्जांपल लिखें, तो आपने खुद से इस टाइप की एक एग्जांपल बना के लिखनी है, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि हम नाम डिफाइन करें, नाम डिफाइन कर लें। एक कंस्ट्रक्टर में मॉडल हमने ना डिफाइन किया हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लें, कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम कहेंगे कि एक वेरिएबल आएगा नेम, जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। तो जिसने भी नेम पास कर दिया हमें, वो नेम हम इसको पास कर देंगे। हम कह देंगे दिस का मतलब है कि अब इस कंस्ट्रक्टर का नाम है दिस, ठीक है ना। तो हम इधर कह देंगे कि नेम, सॉरी, इसमें हम कह देंगे नेम को इधर पास कर दो और मॉडल को लिख दो नो मॉडल। तो अगर यहाँ पे अब कोई बंदा लिखता है सुजुकी, तो नाम तो आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये एक सिंगल वाला कंस्ट्रक्टर ये है, लेकिन इसके साथ हम अटैच कर रहे हैं ये टॉप वाला कंस्ट्रक्टर सुजुकी एंड मॉडल नंबर ये। और याद रहे कि इस इधर बाजुकात ये आप इसको यूं करके देखें वेरिएबल, फिर देखें क्या होता है, फिर आपको एरर आएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पे var लिखते हैं तो ये उसका मेंबर फंक्शन बना देता है, और जब आप var नहीं लिखते तो ये टेम्पररी वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू पास करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं और यहाँ पे भी वेरिएबल है, फिर नामों में कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, समझ आ रही है। तो ये इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग को देख लिया है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बाद हम आते हैं, देखते हैं हमारे पास ये हम देख चुके हैं कि भाई ये रेफरेंस वेरिएबल होता है हमारे पास माई कार, ये रेफरेंस वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बना है और उसको मैं इस नाम के थ्रू पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले मेंबर जो हैं ये इसके इंस्टेंस मेंबर हैं, या इसके अंदर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ तो वो इंस्टेंस फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन इन्फो, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर मेरे पास इस क्लास की सारी इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये यही चीज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये वाला इनिट तो तब रन करता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन मैं किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कार की, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट इन्फो, तो ये इन्फो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन यही चीज़ प्रिंट कर देगा। आप देखें एक बार फिर वो प्रिंट कर देगा। एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट वन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू हो जाए, ठीक है। तो आप देखें उसने इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक इंस्टेंस मेंबर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट वन का लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट वन के वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन पे करेगा, अगर ऑब्जेक्ट टू के थ्रू करूंगा तो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट टू बने उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देगा। क्लियर? हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो? दोबारा से प्रिंट करूं? देखें दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट वन को भी कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट टू को भी कर देता हूँ। तो आप देखें ऑब्जेक्ट वन के अंदर यही इंफॉर्मेशन उससे प्रिंट की, ऑब्जेक्ट टू की उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके दी है, ठीक है। लेट सपोज एक ट्राई करते हैं चीज़, हम यहाँ पे कहते हैं, इस कोड को गौर से देखें, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू। ये क्या करता है, अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, ये चूंकि मैंने VAL किया है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, VAR करके देखते हैं काम करते हैं। अब आप देखें दोनों पे ये एक ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास मेमोरी में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनी कार, ठीक है, जिसका नाम था, लेट सपोज मैं T लिख देता हूँ, आपको पता चले टोयोटा वाली है और ये इसमें 1999 मॉडल दिया हुआ है, और इसको पास किया हमने ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वन आ गया। दूसरी क्लास हमने बनाई है ऑब्जेक्ट, सॉरी इंस्टेंस बनाया ऑब्जेक्ट टू का, और उसके अंदर सिर्फ सुजुकी है और बाकी दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है।
ये एस मैं लिख देता हूँ ताकि हमें पता है। अब इनिशियली ये रेफरेंस वेरिएबल है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। जब मैं यहाँ पे ये वाली कमांड देता हूँ, ये वाली ऑब्जेक्ट 1 बिकम्स ऑब्जेक्ट 2, इसकी वैल्यू सेम हो जाए, तो यहाँ पे ये इसको ये बता रहा है कि देखें ये अभी इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मेमोरी में कहीं ना कहीं ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका कोई एड्रेस है, लेट सपोज हम ऐसी एज्यूम करते हैं आसानी के लिए कि लिखना भी कम पड़े, ये एड्रेस नंबर 7 पे पड़ा है और ये एड्रेस नंबर 9 पे पड़ा है। तो ऑब्जेक्ट 1 इस तरह एरो तो नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट 1 के पास इसका एड्रेस होता है कि तुम 7 पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको तुम पॉइंट कर रहे हो, और इसको कहते हैं तुम 9 पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है फिर आप इस तरह समझ लें, इस तरह पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कहते हैं ऑब्जेक्ट 2 तो ये मेमोरी में जाता है, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने होंगे मेमोरी में, लेकिन इसको पता है कि मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 9 को पॉइंट किया हुआ है। अगर कोई कहता है ऑब्जेक्ट नंबर 9 का नेम चेंज करो तो मैं इस वेरिएबल को चेंज करूंगा, ऑब्जेक्ट नंबर 9 का मॉडल चेंज करो तो मैं इसको चेंज करूंगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, जब मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसका मतलब है मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट नंबर 1 की जो ये वैल्यू है ये इक्वल हो जाए ऑब्जेक्ट नंबर 2 के थ्रू, इसका मतलब है इसकी वैल्यू बन गई 9। अब ये भी इसको पॉइंट कर रहे हैं और ये भी इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 जो हैं वो दोनों इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है, और एक ही वैल्यू दे रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं एलियसेस हैं, ये दोनों आपस में क्या है, एलियस, ALIAS, ठीक है। अब देखिए दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, आगे देखते हैं, इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल तो आपको पता है कि जो मैंने उस क्लास के अंदर वेरिएबल बना दिया वो उसका इंस्टेंस वेरिएबल है। जैसे कार के अंदर हमारे पास नेम और मॉडल, उसका हर कार का अपना अपना था, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऐसा वेरिएबल भी आ जाता है जिसको हम जावा में स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास कार के अंदर एक वेरिएबल है जो इसके कंट्री को बताता है। क्या बताते हैं? उसको हम लिखते हैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट देता हूं वेरिएबल कंट्री स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है। ये जितनी भी गाड़ियां हैं इन सब का कंट्री क्या होगा? पाकिस्तान होगा। अच्छा, अब गौर से देखें, यहां पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद, लेकिन मेरे पास क्लास तो मौजूद है ना कार की। तो मैं डायरेक्ट अगर यहां पे लिखता हूं प्रिंट लाइन कार डॉट, और उसके बाद मैं लिखता हूं कंट्री, आ रहा है कंट्री, ट्राई करते हैं, तो प्रिंट करते हैं नहीं, क्या प्रिंट किया इसने? मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट था? नहीं था। इसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल। जब आप कोई क्लास बनाते हैं उसका वेरिएबल होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जावा के अंदर एक चीज होती थी इंटीजर डॉट पार्स इंट, पढ़ा था? पार्स इंट जो है वो स्टैटिक फंक्शन था, वो क्लास का फंक्शन था, वो इंस्टेंस नहीं था, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह मैथ डॉट पाई, एक पाई जब आप वैल्यू यूज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस क्लास को इस तरह से बनाता हूँ कि मेरी मैथ्स की क्लास है और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये क्लास मेरी, लेट सपोज हम इसको कह देते हैं रियाजी, ठीक है। मैथ्स की हो सकता है कोई क्लास हो, रियाजी की क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर हम चाहते हैं कि सिर्फ वेरिएबल्स मौजूद हों, तो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पाई कॉन्स्टेंट्स मुझे बता दें। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ इसके अंदर एक है पाई जिसकी वैल्यू है फ्लोट, विच इज़ क्या होनी चाहिए? 3.17, आई थिंक 14 है। अच्छा, कोई और मुझे वेरिएबल बता दें।
सॉरी 3.14 और कोई वेरिएबल ऐसा है कांस्टेंट हमें पता हो, ग्रेविटी काम कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटी इसको हम जी कर लेते हैं। ग्रेविटी हमें पता है कि वो 9.8 होती है, 9.8 होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर यहाँ पे मैं मैथ्स का कोई काम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिखूँगा रियाजी क्लास है डॉट पाई। तो इसको मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये क्लास वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं? क्लास वेरिएबल होते हैं। इसी तरह एक चीज़ ट्राई करते हैं कि क्लास का आया कोई क्लास फंक्शन भी होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम उस फंक्शन को कॉल सके। हम कहते हैं डिस्प्ले और हम इस क्लास की इंफॉर्मेशन देते हैं, दिस इज मैथ क्लास कॉल्ड रियाजी, ठीक है। और हम रन करके देखते हैं कि आया ये फंक्शन रन होते हैं, यानी रियाजी डॉट डिस्प्ले। इसका यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? सॉरी, ये तो मैंने गलत लिखा है ना, ये तो आपको इस तरह से लिखना होता है, आप लोग भी मुझे नहीं बता रहे। और ये फंक्शन है, ठीक है, उसको जब डिस्प्ले करेंगे तो क्या कर रहे हैं? अच्छा, इनिशियल टाइप मिसपैच फ्लोट एक्चुअल डबल कहाँ पे हमने किया है, इनको हम हटा देते हैं फ़िलहाल। हम सिर्फ इसको रन करके देखते हैं कहाँ गलती की है। इधर हमने ये नहीं डाले, अब रन करें तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमारे कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे स्टैटिक वेरिएबल भी होता है, स्टैटिक मेथड भी होता है। तो आप फंक्शंस भी बना सकते हैं और वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। और जो इंस्टेंस मेंबर हैं वो उनके लिए अपना इंस्टेंस बनाना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल्स हमने पढ़े। एक रेफरेंस वेरिएबल है जो किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी में पॉइंट कर रहा होता है। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, और जो आपकी क्लास है उसके वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स। जावा में उसको स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेथड्स बोलते हैं। क्लियर? ये आई थिंक पिछली वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन चलें आगे जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हमने पढ़ लिए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेरेंट चाइल्ड बनता कैसे है, पेरेंट चाइल्ड की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज हम एक गेम बना रहे हैं और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हैं और वो उस गेम के लिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे एक स्टूडेंट जाते हैं घर जाके एक कार बनाते हैं। लेट सपोज उसको मैंने कहा था आपने सुजुकी बनानी है, तो वो सुजुकी कार बना रहा है और उसके अंदर वो लिखता है कि एक फंक्शन है, फंक्शन स्पीड। दूसरा स्टूडेंट है वो जाके क्लास बनाता है होंडा, एच कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, होंडा, और उसके अंदर वो कहता है फंक्शन और वो कह देता है स्पीडिंग। अब ये मैंने एक फंक्शन रखा है। लेट सपोज हर क्लास के अंदर 10 फंक्शंस होते, 10 फंक्शन होते और 10 स्टूडेंट 10 क्लासेस बनाते, हर एक के अंदर 10 फंक्शन हो गए। इसका मतलब है 100 डिफरेंट फंक्शंस हो गए। अब जब आपने क्लासेस बनाई और मैं उबैद को कहता हूं कि अब उबैद आपने इन क्लासेस को लेके गेम में यूज करना है, तो ही मस्ट नो 100 फंक्शन नेम्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देम। लेकिन अगर मैं उनको कहता हूं कि नहीं, आपके ऊपर नामों की मैं रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि भाई जो भी क्लास होगी उसके पीछे रूल ये है कि वो व्हीकल क्लास की चाइल्ड क्लास होगी और उसके अंदर हमारे पास स्पीड का फंक्शन होगा, उसके अंदर मेरे पास ब्रेक का फंक्शन होगा,
उसके अलावा एडिशनल फंक्शन आप डाल सकते हैं। ये ब्रेक तो खैर कीवर्ड है, हम ब्रेकिंग कर देते हैं, ठीक है, या स्टॉप कर देते हैं। हम कहते हैं ये दो खसूसियात तो इस आपकी हर क्लास के अंदर होनी चाहिए, बाकी आप कुछ करना चाहते हैं तो एडिशनल है। तो आप इसकी जब चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो आपके पास ये दो फंक्शंस एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा और आके देखते हैं। अब इसकी मैं चाइल्ड क्लास नहीं बना सकता, उसकी वजह यह है कि इस क्लास को जावा में हम बोलते हैं फाइनल क्लास, और इधर भी ये फाइनल क्लास है क्योंकि इसके साथ स्टार्ट में कुछ नहीं लिखा। जो फाइनल क्लास होती है उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती, उसका आप ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा, वेरिएबल ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू व्हीकल, एंड ये मुझे कोई एरर नहीं देगा इंशाल्लाह, ठीक है। रन हो गया, ख़त्म हो गया, कोई एरर नहीं दिया क्योंकि कुछ मैं डिस्प्ले नहीं करा रहा। इन ऑर्डर फॉर दिस क्लास टू बी ओपन फॉर इनहेरिटेंस, मुझे यहाँ पे एक वर्ड लिखना होता है, ओपन। क्या लिखना होता है? ओपन। ओपन से क्या होगा कि ये हमारे पास इस काबिल हो जाएगी कि अब मैं इसकी चाइल्ड क्लासेस बना सकूं। ओपन आपने नहीं लिखा तो चाइल्ड क्लास नहीं बनेगी। ट्राई करते हैं उसके बगैर, और फॉर्मेट देखते हैं। हमारे पास जावा में एक्सटेंड्स का कीवर्ड होता है, यहाँ पे आप कोलन लगा के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। क्या करते हैं? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, लेट सपोज क्लास, और क्लास का नाम मैं लिखता हूँ सुजुकी, और मैं कहता हूँ इसका पेरेंट जो है वो है व्हीकल। मैं अगर इसको रन करूँगा तो मुझे जो एरर मैसेज आएगा वो मैं इसको दिखाता हूँ, दिस टाइप इज़ फाइनल सो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। जब मैं इसके साथ यहाँ पे ओपन लिख देता हूँ, फिर क्या होता है, उसके बाद कोई एरर नहीं आया, ये रहे, तो ओपन लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ज़रूरी चीज़ है, ये वाला कंस्ट्रक्टर इसलिए काम कर रहा है कि मेरे पास पेरेंट के अंदर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। लेट सपोज मैं कहता है कि पेरेंट के अंदर मेरे पास लिखा हो कि इसके अंदर इसका लेट सपोज कंट्री क्या है, वो आपने लिखना ज़रूरी है कि किस कंट्री की गाड़ी है। लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर हमने मॉडल और नेम देना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम बनाते हैं वेरिएबल मॉडल और वेरिएबल नेम, ठीक है। अब जब मैं इस सुजुकी को क्रिएट करूंगा, सुजुकी, तो क्या होगा, ये सुजुकी का ऑब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम देगा कि कहेगा इसके कंस्ट्रक्टर में तो दो वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल्स डालो। लेट सपोज ये मैं दो वेरिएबल्स नहीं भी डालता, अब तो काम करेगा ना, अब तो काम करेगा। लेकिन जब ये यहाँ जाके व्हीकल को रन करेगा तो व्हीकल का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मेरे पास नहीं है, तो मुझे मस्ट है कि मैं यहाँ पे फिर इसको कहूँ कि इसका कंट्री क्या है, तो मुझे लिखना होगा पाकिस्तान, तब जाके ये रन करेगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, एरर तो नहीं आता, रन हो गया, ठीक है। तो मुझे पेरेंट का वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, लेकिन अगर मेरे पास सिचुएशन ये वाली है तो फिर क्या होगा, फिर मुझे यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जो इसके साथ कनेक्ट होगा, जैसे मैंने इससे पहले किया था। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा कंस्ट्रक्टर एम्प्टी, और उसके बाद मैं कहूँगा दिस, और इसमें लिख दूंगा नो कंट्री। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप यहाँ पे इसके थ्रू कॉल कर लें इसको। मैं कह देता हूँ पाकिस्तान, या हम इसको इस तरह कर लेंगे कि हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। कौन से दो वेरिएबल्स हैं, चलें देखें। हम कहते हैं वेरिएबल नेम और वेरिएबल मॉडल, और चूंकि हम इनको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे तो हमें साथ इनकी टाइप बतानी है।
अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि गाड़ी का नाम है सुजुकी अल्टो और इसका मॉडल है 2001। ये कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर को और इधर से पाकिस्तान की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने एक चाइल्ड बना दिया है। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, सिर्फ मेन चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ ताकि आप जब एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करें तो आपको मुश्किल ना आए, आपको समझ आ रही हो कि कहाँ पे ओपन लिखा है तो ओपन का क्या मतलब है। ठीक है, इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आपको एंड्रॉयड कोड करते वक्त उतना कॉम्प्लिकेटेड हो काम करना नहीं पड़ता। तो इतना डेप्थ में हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हम नहीं जाते कि हम फिर इसको कैसे पास करें और वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आप पेरेंट के किसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो आप सुपर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा है सुपर नेम कॉल्स द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे व्हीकल की जगह सुपर लिखूं तो तब भी काम करना चाहिए। नहीं कर रहा, किस जगह पे एरर आ रहा है? सुपर में आ रहा है। इसको एक सेकेंड, हमें लेट सपोज, हाँ मैं आप लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर और इसमें मैं कहता हूँ अगर कोई वैल्यू नहीं भेजता तो फिर मेरे व्हीकल इसकी जगह मैं लिख दूँगा। फिर मेरे सुपर के अंदर पहले तो मुझे इसको कॉल करना होगा दिस के अंदर आप क्या करो, इसको भी एम्प्टी कर दो, इसको भी एम्प्टी कर दो, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इसको मैं खाली करके छोड़ता हूँ। ठीक है, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेरेंट को कॉल करना चाहूँ, मैं देखता हूँ यहाँ से कॉल होता है नहीं, सुपर करके कॉल करता हूँ कि पेरेंट के कंट्री को भी मैं एम्प्टी भेज दूँ कोई वैल्यू। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल एक्सपेक्टेड, आई थिंक ये यहाँ पे होगा दिस और सुपर क्यों नहीं हो रहा? मिस्ड, हाँ दिस तो हो गया, सुपर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट श्योर, सुपर को करना चाहिए। कंपैटिबल कोड हम इधर देख लेते हैं, Kotlin यूजिंग सुपर। इस आर्टिकल को देख लेते हैं। सुपर कहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने? हाँ यूज़ किया ऊपर, ये है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुपर फंक्शन के थ्रू वो पेरेंट के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं बेसिकली। हम जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, तो इसके अंदर अगर मैं लेट सपोज फन और स्पीड को कॉल करना चाहूँगा तो मैं आई थिंक इस तरह से करूँगा, प्रिंट लाइन सुपर डॉट स्पीड, आई थिंक इस तरह से होगा ना। सुपर कीवर्ड होता है, सुपर कीवर्ड तो हमारे पास जावा में है। मैं यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ जो मुझे भी नहीं पता चल रही। हम ऐसे करते हैं, इधर हम कह देते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विद कोड, मुझे बता देगा। हाँ, सुपर को हम गलत यूज़ कर रहे हैं, इनसाइड द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर नॉट डायरेक्टली। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यूज़ करेंगे इसको। फिक्स कोड, ये उसने स्पीड का फंक्शन भी बना दिया, उसका भी बना दिया। पेरेंट के अंदर वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर शो डिटेल स्पीड, यहाँ से आप अपने इनहेरिटेड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्पीड के थ्रू, सॉरी इसके फंक्शंस के थ्रू अगर पेरेंट के इनहेरिटेड फंक्शंस को कॉल करते हैं तो आप इसके थ्रू
कॉल करेंगे। इधर हम कर लेते हैं कैन आई कॉल पेरेंट्स फंक्शन, अब ये बता देगा और ये भी आपको, और आप इसको इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं अपने चैट जीपीटी को सीखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सुपर डॉट स्पीड, यहाँ पे अब उसने फंक्शन नहीं लिखा, उसने कीवर्ड लिखा है। सुपर डॉट स्पीड के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में ये रॉन्ग एग्जांपल भी उसने दे दिया है, इसको इस तरह से करके आप स्टडी कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस कीवर्ड, तो दिस कीवर्ड का तो मतलब ये है कि मैं अपने इस वेरिएबल को अगर इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं दिस करके यूज़ कर सकता हूँ। और सुपर को कब यूज़ करना है, तो सुपर और दिस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक सुपर कीवर्ड है, एक सुपर फंक्शन है, एक दिस कीवर्ड है, एक दिस फंक्शन है, ठीक है। इसको डिटेल में जाके सर्च करें और इसको यूज़ करना सीखें, राइट। अच्छा जी, हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे ऊपर। अच्छा, अभी हमारे पास आ गया एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अब यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे अपने स्टूडेंट्स के लिए एक टेम्पलेट बना दिए कि जो भी कार बनेगी वो इस टेम्पलेट पे बनेगी, ठीक है। लेकिन मैं उसको इन्फोर्स करना चाहता हूँ कि उसके फंक्शन में स्पीड का नाम स्पीड ही हो, मसलन वो इसको ओवरराइड करे। यहाँ पे आपको ओवरराइड का वर्ड लिखना होता है स्पीड। आप ओवरराइडिंग इस तरह से करते हैं कि पेरेंट की मैं इस स्पीड फंक्शन को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए ओवरराइड का वर्ड लिखना ज़रूरी है। ओवरराइड फंक्शन स्पीड, तब ये ओवरराइड होगा। हम इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आता। स्पीड ओवरराइड्स नथिंग, क्यों नथिंग? हमने इसको सॉरी वो नहीं किया, पेरेंट इसका नहीं कॉल किया, व्हीकल। अब ये पेरेंट चाइल्ड हो गए, तो हम कहते हैं रन करें। आप देखें कोई एरर, व्हीकल इज इन फाइनल कैन नॉट बी रिटन, क्यों? इसको तो हमने ओपन किया, ओपन क्लास व्हीकल फंक्शन स्टॉप। अच्छा, इसके साथ हम लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये अब फाइनल फंक्शन से वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन स्पीड इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल। अच्छा, ठीक है। अब काम करेगा विद द बॉडी कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट, सॉरी। अच्छा, आपके पास जब किसी फंक्शन की कोई बॉडी नहीं हो और आप चाहते हैं कि ये चाइल्ड क्लास में इसकी बॉडी हम बनाएं, तो इसको हम इनकम्प्लीट फंक्शन कहते हैं। और इनकम्प्लीट के लिए हमारे पास क्या लफ्ज़ होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जब आपके पास एक फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो आपकी ये क्लास इनकम्प्लीट होगी, तो इसके साथ आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और आपको इसकी चाइल्ड बना के उसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन देनी है। अब देखिए आपको एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं एक काम करूंगा, फिर आपको एरर आएगा। मैं इस क्लास की भी स्पेसिफिकेशन ख़त्म कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये चाइल्ड में रन करे, तो मुझे कंपाइलर एरर देगा कि इसकी बॉडी नहीं है, या इसकी बॉडी बनाओ या इसको एब्स्ट्रैक्ट करो। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें वो कहेगा फंक्शन विदाउट स्ट्रैप मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना ज़रूरी है। अगर आपने इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया और आपने क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट ना लिखा तो वो आपको कहेगा इस क्लास के अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, क्लास का नाम एब्स्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना ज़रूरी है। अब मेरा ये प्रोग्राम ठीक हो गया है। अब यहाँ पे मसला ये होगा कि स्पीड यहाँ पे आई है चाइल्ड में, इनहेरिट हुई है, और चाइल्ड में इसको हमने ओवरराइड कर लिया, लेकिन अभी स्टॉप को मैंने नहीं किया। इसका मतलब है स्टॉप भी यहाँ पे आ गया लेकिन वो इनकम्प्लीट है। अगर वो इनकम्प्लीट है तो सुजुकी क्लास भी इनकम्प्लीट है। तो कंपाइलर मुझे कहेगा कि सुजुकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करो या स्टॉप फंक्शन की बॉडी बताओ। तो हम रन करते हैं, वो आपको कहेगा सुजुकी क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मेंबर्स फंक्शन स्टॉप, कि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास
की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दे रही। तो एक तरीका तो यह है कि मैं कहूँ कि ये भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, तब आके मेरा एरर ख़त्म हो जाएगा। कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस, अच्छा वो इसलिए कि मैंने यहाँ इंस्टेंस बनाया हुआ है ना, इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते, इसको हम कहते हैं। अब देखें मेरा एरर ख़त्म हो गया। या मैं ये करूँगा और या मैं इस स्टॉप फंक्शन को भी ओवरराइड करूँगा। इसको हम इस तरह करते हैं, स्पेस थोड़ी कम हो जाए, ओवरराइड फंक्शन स्टॉप, और उसकी भी हमारे पास बॉडी आ जाए। अब मैंने दोनों फंक्शंस को जब इंप्लीमेंट कर दिया है तो ये मेरे पास एक कंप्लीट क्लास हो गई है और इसका मैं ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं जो गेम बना रहा हूँ उसमें मैं कहता हूँ ये जो है ये सुजुकी नहीं है, ये मेरे पास बैटमैन की बैट मोबाइल है। क्या है, या हम कहते हैं बैटमैन जो भी कार है, ठीक है, बैटमैन कार हम कर देते हैं। ये बैटमैन की कार है और ये उड़ भी सकती है, ये फायर भी कर सकती है, और ये गाड़ी भी है, और ये पानी में भी जा सकती है। इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर गाड़ी की तो खसूसियात आ गई हैं, इसके अंदर मैं खसूसियात डालना चाहता हूँ किसकी, लेट सपोज बोट की। और बोट जो है वो मूव नहीं करती, हम कहते हैं कार जो है वो मूव करेगी और स्टॉप करेगी, ये सेल करेगी। स्टॉप का फंक्शन हम ख़त्म करते हैं ताकि हमारा कोड सिंपल हो जाए, ठीक है। एक एक फंक्शन हम डालते हैं। एक ये ड्राइव करेगी, गाड़ी ड्राइव होती है, बोट सेल होती है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके बाद हम कह देते हैं प्लेन। तो प्लेन जो है वो फ्लाई करता है, ठीक है। और हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेट सपोज कैनन, ठीक है। तोप, तो तोप क्या करती है, फायर करती है। ये सारी खसूसियात मेरी क्लास के अंदर होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होगा, फायर। अब मैं चाहता हूँ ये चार जो खसूसियात हैं मेरी क्लास मुख्तलिफ, ये मेरी इस बैटमैन की गाड़ी में आ जाए। तो ये व्हीकल इसकी एक पेरेंट क्लास बन जाए, फिर प्लेन बन जाए, फिर बोट बन जाए, और फिर हमारे पास कैनन बन जाए। प्रॉब्लम ये है कि जावा और कॉटलिन के अंदर इस तरह जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब है आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जो कि सी प्लस प्लस में अलाउड थी और उसकी वजह से बड़े इश्यूज बनते थे। तो जावा में और कॉटलिन में उन्होंने कहा हम लीनियर इनहेरिटेंस करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या आता था ज़रा से समझ लें, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम ये आता था कि मेरे पास लेट सपोज एक क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास है, इसका नाम है कार, ठीक है। और एक है मेरे पास प्लेन, PLAN, बस इतना समझ आना चाहिए। एक मेरे पास है बोट, BOA। और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर एक फंक्शन है मूव। कौन सा फंक्शन है, मूव, MOV। और इसके फंक्शन में लिखा है कि ये पानी के ऊपर मूव करेगी। किसके ऊपर मूव करेगी, पानी के अंदर। इसके अंदर भी फंक्शन है उसी नाम का, इत्तेफाक से मूव, जिसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा, ये उड़ेगा। और इसके अंदर भी मूव का फंक्शन है, और उसके अंदर लिखा है कि इसने किसी ख़ास तरीके से गाड़ी के ऊपर, रोड के ऊपर ड्राइव करना है। आपने इसकी भी चाइल्ड क्लास में इसकी भी इनहेरिटेंस ली, इसकी भी इनहेरिटेंस ली। इन सब के अंदर इन मूव के अलावा और बहुत सारी खसूसियात होंगी, वो सारी की सारी तो मेरी चाइल्ड क्लास में आ गई हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ ये चाइल्ड क्लास अब मूव करे,
तो कंपाइलर को प्रॉब्लम होगा कि मैं इनमें से कौन सा वाला मूव रन करूं, ये तो तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो मुझे इसका हल क्या था कि मैं यहाँ पे नया मूव का फंक्शन बनाऊं ताकि कंपाइलर इस चाइल्ड क्लास के ओवरराइड किए हुए फंक्शन को रन करे। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आपसे गलती से रह गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये मूव फंक्शन जो था ये यहाँ पे एक पेरेंट क्लास थी कि हर किस्म की व्हीकल के अंदर मूव फंक्शन होना चाहिए। उससे इसको भी आया था, इसको भी आया था और इससे इसको भी आया था। तो ये फंक्शन पहले पेरेंट से इनको आया है और इधर से फिर चाइल्ड को आया है। इसको हम बोलते हैं ये एक डायमंड प्रॉब्लम हमें आ गया। क्या आ गया? डायमंड प्रॉब्लम। ये ख़त्म करने के लिए हम लीनियर इनहेरिटेंस ख़त्म की गई। अब वो क्या तरीका ऐसा हो सकता है कि ये मूव फंक्शन ना इम्प्लीमेंट करने की भूल हमारे प्रोग्रामर से ना हो? वो तब हो सकता है कि ये मूव का फंक्शन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट होता तो ये प्रोग्राम तब तक नहीं चलना था जब तक ये मूव का फंक्शन डिफाइन ना हो जाता चाइल्ड के लिए दोबारा से। समझ आ रही है? ये अगर पेरेंट के अंदर इनकम्प्लीट होता तो चाइल्ड में तो आपको कंप्लीट करना था ना, और जब पेरेंट में इनकम्प्लीट है तो आपके पास इनहेरिटेंस हो सकती है। तो उसके लिए स्पेशल टाइप की क्लासेस हमारे पास बनी है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। देखें, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस करता हूँ, तो मुझे क्या एरर आता है? ये नेट काम कर, नेटवर्क ठीक हो। अच्छा, मेरे ख्याल से नेट हमारा डाउन है। हाँ, नेट डाउन हुआ है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको पॉज करता हूँ ज़रा, नेट तो ठीक रन करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कि एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शन मैंने सेल मेल डाले नहीं है। दूसरा ये कि अगर मैं उन सबको मैं डाल भी दूँ इसके अंदर, लेट सपोज ये इसके अंदर पहला था ड्राइव, ठीक है, ड्राइव मैंने डाल दिया, फिर सेल डाल दिया, फिर एक फ्लाई था और एक फायर था, ठीक है, फ्लाई भी इम्प्लीमेंट कर दिया और फायर भी कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट है, एनीवेज नेटवर्क काम नहीं करा। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म की क्लास है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। वो आप बनाते हैं, ठीक है। अब इंटरफेस जो है उसका कंस्ट्रक्टर नहीं होता, और उसकी ख़ास बात यह कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो हम इसको, चूँकि नेट काम नहीं करा, तो हम इस पर इधर से बस देख लेते हैं, ठीक है। इंटरफेस को देखते हैं, इधर हमारे पास होगा फाइनल क्लास। हर वो क्लास है जिसके साथ आपने ओपन नहीं लिखा तो वो फाइनल होगी, ठीक है। आप फाइनल लिखें या ना लिखें, ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। आप देखें, इंटरफेस के साथ कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, और आप इसी तरह जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब मैं काम करूँगा तो इनके साथ मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा, पहला पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने इसके साथ कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता। दूसरी चीज़, आप जब इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप इसी तरह एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। और चूंकि मैंने इसके साथ भी इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो इसको भी एम्प्टी छोड़ दें। अब ये आपकी क्लास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस करके इन सब की खुसूसियात ले सकती है और ये काम भी करेगी। रन करते हैं। इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसमें कौन सा फंक्शन नहीं किया हमने? सेल का एस कैपिटल था, सॉरी, यहाँ पे हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। चूँकि फंक्शन है, फंक्शन के नाम हमेशा छोटे से स्टार्ट होते हैं। देखिए, अनरिजॉल्व सिंपल फायर ओवरराइड्स नथिंग। इधर हमने क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फायर, एक फ्लाई है और एक फायर है।
क्या गलती की है, ये कैन नॉट लिखा है, ये कैनन है। क्या अब क्या है, अनरिजॉल्व रेफरेंस सुजुकी, वो इसलिए ये यहाँ पे सुजुकी नाम की ऑब्जेक्ट नहीं है, अब इसका नाम है बैटमैन कार। ठीक है, तो बैटमैन कार का आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई इशू नहीं देगा। ठीक है, प्रोग्राम रन करके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आई गेस आखिरी टॉपिक था। इसके बाद चीज़ें हैं, बैटरी मेरी डाउन ना हो जाए, हम इसको सेव कर लेते हैं और बल्कि लेते हैं, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। ये तो हमने कर लिए, ये आपके साथ ये पेज भी शेयर हो जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसको एक नज़र पर सिर्फ देख लें। देखें, एक क्लास आ गई मेरे पास, दूसरी इंटरफेस में आप इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन उन सब को अब देखें, इसमें शो ये भी आ गया, शो वो डायमंड प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप जब फंक्शन को ओवरराइड करेंगे तो आप कह देंगे सुपर ए क्लास वाले को शो करो। उस कंफ्यूजन है ना उसके पास, कौन से वाले को रन करूं, ए वाले को रन करूं, बी वाले को करूं। तो आप उसमें क्या कर लेंगे, आप कहेंगे सुपर और ये निशान लगा के बता देंगे कि किस वाले को शो करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको जल्दी से एडिट करता हूँ और मैं सिर्फ 2 क्लासेस रख लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटरफेस रखता हूँ और इन सब के अंदर फंक्शन का नाम हाँ जी, रिकॉर्डिंग लगी है, चलें शाबाश, कंटिन्यू करते हैं। इसको देखें, मेरे पास लेट सपोज इस फंक्शन का नाम भी है मूव और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास मूव है, और मूव फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है, इधर प्रिंट कर रहा है प्रिंट लाइन बोट या आई एम सेलिंग। ठीक है, और ये कर रहा है व्हीकल, कर रहा है प्रिंट लाइन आई एम। ठीक है, अब 2 फंक्शंस विद सेम नेम है, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं इनको ओवरराइड नहीं कर रहा क्योंकि उनकी इंप्लीमेंटेशन मौजूद है। व्हीकल भी मेरे पास आ गई और बोट भी आ गई। कैनन को हम हटा देते हैं। अब यहां पे यहां कोड में देखें, यहां पे उसने किस तरह से मेंशन किया है कि वो इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन पेरेंट की स्पेसिफिक वाली इंप्लीमेंटेशन चले। कैसे चले, यहां पे लिखते हैं ओवर राइड। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या था, मूव। और ये देखें, यहां पे तो आपको ये एक लाइन नजर आ रही है ना, हो सकता है ये क्लास के अंदर मूव का फंक्शन 200-400 लाइनों का हो, और आप चाहते हैं कि मैं इस स्पेसिफिक क्लास वाला, लेट्स सपोज बोट वाला फंक्शन मेरे पास जो 100-200 लाइन है वो रन करें, व्हीकल वाली ना रन करें। तो आप ऐसे केस में यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे सुपर, और फिर इधर क्लास का नाम इस चीज़ के अंदर लिख देंगे। मैं कहता हूँ इसके अंदर बोट डॉट मूव। रन करते हैं, एरर आता है, नहीं आता, रन हो गया। ठीक है, तो अब जब मैं इधर इस बैटमैन कार का मूव फंक्शन रन करूंगा तो आप देखें क्या प्रिंट होता है, आई एम सेलिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास कन्फ्लिक्ट डायमंड प्रॉब्लम खत्म करने का एक तरीका है। एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक जो है वो आप किसी क्लास के साथ पब्लिक ले लें तो आप उसको अपनी सब क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और उस पैकेज के अंदर, जिस पैकेज के अंदर आप काम कर रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
प्राइवेट जो है वो सब क्लास के अंदर भी नहीं यूज हो सकता, वो उस क्लास का अपना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्लासेस हैं, देख लेते हैं। एक क्लास है पेरेंट, ठीक है, और एक क्लास है चाइल्ड, और उसको हम कह देते हैं ये पेरेंट के साथ लिंक है। क्लियर है? ज़रा रन करते हैं, ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? ओपन। हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन था, लेट सपोज कोई वेरिएबल है, हम यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से, पेरेंट के अंदर वेरिएबल नेम, हम पेरेंट को बनाते कोई वेरिएबल देते हैं और उधर से हम वैल्यू भी इसको दे देते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं इसका नाम होगा लेट सपोज टॉम, ठीक है। मैं चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, तो ये चाइल्ड क्लास का ये में खाली कंस्ट्रक्टर रन करेगा और पेरेंट में टॉम प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि इस चाइल्ड क्लास के अंदर प्रिंट करके बताओ कि इस चाइल्ड क्लास को जो पेरेंट से नेम इनहेरिट हुआ है वो नेम क्या है। कहाँ पे मैंने गलती की है? यहाँ पे गलती की है, देखिए, और डॉट किस जगह मैं गलती कर रहा हूँ? यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ये ठीक है। क्या लिखा हुआ है? टॉम, क्योंकि टॉम के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे आके देखें, अगर आपने कुछ नहीं लिखा इसको हम इंटरनल भी बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि सारा काम कर रहा होता है। इसके साथ मैं लिखता हूँ, इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट। अब देखें क्या होता है, ये चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास यहाँ पे इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं नहीं। मसलन मैं कहता हूँ इनिट के अंदर ये प्रिंट कर दे, प्रिंट लाइन, यहाँ से हम ख़त्म कर लेते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर एक्सेस इसको मिलता है नहीं। प्रिंट लाइन डॉलर नेम, जब प्राइवेट नहीं होगा तो ये खुद ही ऑब्जेक्ट बनते ही नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम इसको प्राइवेट करते हैं, क्या करते हैं? कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि वो पेरेंट का प्राइवेट था, वो प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड को इनहेरिट नहीं होते, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है प्राइवेट। अगर मैं इसको कह देता हूँ प्रोटेक्टेड, अब देखते हैं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ, सॉरी, तो ये होगा या नहीं? वो नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? अब गौर से इस स्ट्रक्चर को समझें। पेरेंट का जो प्राइवेट है वो चाइल्ड को इनहेरिट नहीं होगा, पेरेंट का जो प्रोटेक्टेड है वो चाइल्ड में जाके चाइल्ड का प्राइवेट हो जाता है, तो चाइल्ड से बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक इज एक्सेसिबल टू ऑल एंड सेम एज इंटरनल, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ ये हटा देता हूँ प्रोटेक्टेड और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, तो अब ये दोनों जगह पे एक्सेस होगा, क्लास बनते वक्त भी और बाहर से भी एक्सेसिबल होगा। 2 बार टॉम लिखना चाहिए, समझ आ रही है? और मुझे अभी ये नहीं पता, ये ज़रा चेक करते हैं इंटरनल कीवर्ड है या नहीं। मेरे हम तो जावा में वो करते थे, हाँ कीवर्ड है, ये भी काम करेगा, ठीक है। जावा में हम लोग फ्रेंड कहते थे उसको, एनीवेज इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास, अच्छा इनर क्लास क्या होती है? किसी क्लास के अंदर अगर कोई क्लास बन जाए, किसी क्लास के अंदर कोई क्लास बन जाए तो इसको हम इनर क्लास करते हैं। बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक क्लास के अंदर फर्दर कोई और क्लास हो
तो उसको आप क्रिएट इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको इतनी डेप्थ में हम नहीं जाते इसके, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मिसाल, आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। आप कहेंगे क्लास के अंदर मेरे पास क्लास क्यों होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एक क्लास है कार की, ठीक है, और कार के अंदर मेरे पास क्या कुछ हो सकता है। कार के अंदर मेरे पास हो सकता है, अभी हम देख चुके हैं, वेरिएबल इसका नेम है जो कि स्ट्रिंग है, और इसका मॉडल है, सॉरी मॉडल है जो कि स्ट्रिंग है। लेकिन इस कार के अंदर एक इंजन भी हो सकता है, और इंजन एक छोटी चीज़ नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इंजन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं इस क्लास के अंदर एक इंजन है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम होगा वेरिएबल इंजन नेम, ठीक है। वो इंजन नेम कोई भी हो सकता है, हम कहते हैं या इंजन टाइप के पेट्रोल टाइप का इंजन है या क्या है, और इसके अंदर फर्दर और भी चीज़ें हो सकती हैं, वेरिएबल इंजन कैपेसिटी। तो ये मैंने एक क्लास इसके अंदर बना दी है, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई इस इनर क्लास को बनाना चाहेगा तो कहेगा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, सॉरी वेरिएबल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम कर भी देते हैं, इनर डाल भी देते हैं। हम कहते हैं जब ये क्लास बनेगी तो इसका इंजन होगा, प्रिंट कर दे ये प्रिंट लाइन इंजन टाइप इज इक्वल टू डॉलर, इंजाइन मैंने लिखे, इंजन होना चाहिए। चलें फिलहाल इसको बनाते हैं, अपना काम निकालते हैं। ठीक है, तो ठीक कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। तो अगर मैं इंजन का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे पहले बनाना होगा कार और डॉट इंजन, तब जाके क्रिएट होगा, ठीक है। और इंजन के अंदर मुझे मेंशन करना होगा कि इसके अंदर मेरे पास टाइप लेट सपोज 2K है, और कैपेसिटी लेट सपोज 500 HP, जो भी है। मुझे यहाँ मैंने कोई गलती की है, क्या गलती की है? हाँ, मैंने कहीं पे ब्रैकेट्स सही नहीं लगाई, ये देखें यहाँ मैंने इसको बंद नहीं किया। अब देखते हैं शायद, हाँ, नो वैल्यू पास्ड फॉर, अच्छा ठीक है। हमारे पास तो ये कार के अंदर भी तो दो वेरिएबल्स हैं ना, तो इधर हमें लिखना होगा सुजुकी और उसका मॉडल 1999, और हम इसका अपना इनिट भी बना सकते हैं, आई थिंक इनिट, जो कि लिखेगा प्रिंट लाइन नेम इज एंड नेम और मॉडल इज, देखते ना करते नहीं करता, इंजन IN, कहीं पे ई लिखा है और INGIN।
ये काम कर रहा है। इसकी चाइल्ड यहाँ पे इसने किस तरह से बनाई है, अच्छा सॉरी, पहले आउटर क्लास है फिर इनर, हमने तो ठीक किया। पहले आउटर क्लास है कार डॉट, एक सेकेंड, इसके साथ पब्लिक लिखना ज़रूरी है आई थिंक, ये प्राइवेट है, इनर इनर लिखना ज़रूरी था, सॉरी। इधर अब काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा उसमें हमने वैल्यूज़ भी पास करनी है, तो कि ये लेट सपोज हम कहते हैं पेट्रोल है, पेट्रोल है और साथ ये है 1000 सीसी। तो आप देखें पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी चला है, चाइल्ड भी चला है, क्योंकि पेरेंट बनेगा तो चाइल्ड बनेगा। तो आप फिर इनर क्लास को इस तरह से बना सकते हैं। तो आपके पास एक कार बन गई है, उस कार के अंदर इंजन की कैपेसिटी क्या है, तो इसको मैंने इनर क्लास के थ्रू भी कर दिया। इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इनर क्लास पब्लिक हो तो क्या होगा, प्राइवेट क्या हो, और आपके पास स्टैटिक भी होती थी, नॉन स्टैटिक भी जावा में होती थी, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन उतना डेप्थ में आपको फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है।